Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स के बारे में पढ़ा था हमने, जो कि हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया था। हमने प्रूफ किया था कि कंजर्वेटिव फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बेटा बोलते हैं। अच्छा, यहां तक की बातें हो गई थी, यहां तक की बातें हो गई थी। आज हमारा टाइम क्या रहेगा, क्वेश्चन का रहेगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज हमारा क्या होगा, आज हमारा पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कोर टॉपिक है वो कोर टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब आज एंडिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग डायपोल की बात करेंगे। डायपोल की बात करते हुए फिर आगे वाले चैप्टर में बढ़ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, गॉस थ्योरम पढ़ते हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएंगे, है ना। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव फील्ड पे। तो कंजर्वेटिव फोर्स, जब कभी भी किसी भी सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है बेटा, फिर से बोल रहा हूं, जब कभी भी किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है, क्लास 11 में पढ़ा था, तो कंजर्वेटिव फोर्स जब कभी भी लगता है तो देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम ही क्या कहलाता है, हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो जब कभी किसी सिस्टम का ओनली वन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है तो हमेशा सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर हर एक पॉइंट पे दोनों का सम अगर कांस्टेंट है तो यहां बोला जा सकता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। समझ में आ रही बात। एक मैंने कोई इनिशियल पॉइंट मान लिया और कोई फाइनल पॉइंट मान लिया, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यहां सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि सिस्टम पर कंजर्वेशन को हम फॉलो कराएंगे। क्योंकि जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो फोर्स किस पे लग रहा है, दो पार्टिकल के बीच में लग रहा है, तो दो पार्टिकल का सिस्टम हो गया ना। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू द सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, हमेशा क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख के चलिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आगे मूव करते हैं, ध्यान से देखें। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखें। जैसे मैं आपको ये कहता हूं, सिंपल सी बात, आपको ये कहा जाता है, मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है जो कि यहां रखा गया है ओरिजिन पर। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, यहां पे क्यू चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है। तो ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा गया है, यहां से चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। इफ वी रिलीज द चार्ज पार्टिकल, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है जिसकी वैल्यू स्मॉल क्यू है। इफ वी रिलीज द चार्ज पार्टिकल, रिलीज मतलब इसको रख के छोड़ दिया गया। इफ वी रिलीज द चार्ज पार्टिकल एट डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर रखकर कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल से इस चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया गया, और ये बेटा चार्ज पार्टिकल, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल ये फिक्स्ड है जो ओरिजिन पे रखा गया है। तो बताना ये है कि किधर भागेगा, पहला क्वेश्चन। तो भागेगा तो इधर ही, राइट साइड। क्यों भागेगा, क्योंकि बेटा ये क्या कर रहा होगा, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, राइट साइड डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो राइट साइड जाएगा। अच्छा, ये राइट साइड जाएगा तो बताओ इसका रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा।
कैसे बढ़ेगा? क्योंकि क्लास 11 में हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि मोशन के डायरेक्शन, ये अगर मोशन का डायरेक्शन है, अगर मोशन के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो हमेशा वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और अगर मोशन के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो हमेशा इसकी वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ध्यान से अगर तुम देखो, अगर रख के तुमने छोड़ ही दिया तो धक्का तो इधर ही लगेगा, फोर्स अगर इधर ही लगेगा तो भागेगा ये चार्ज पार्टिकल इधर, अगर चार्ज पार्टिकल इधर भागेगा तो ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है, मोशन इधर हुआ, मोशन इधर हुआ, तो रिपेल हमेशा करता रहेगा, रिपेल हमेशा करता रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन उधर ही रहेगा, इसलिए इसकी रफ्तार बढ़ेगी। वो बात अलग है कि ये चार्ज पार्टिकल दूर जा रहा है तो फोर्स की वैल्यू घट रही होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल दूर जा रहा है, आर की वैल्यू क्या हो रहेगी? बढ़ रही होगी। आर बढ़ने पर फोर्स की वैल्यू घट रही होगी, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये फोर्स की वैल्यू तो घट रही होगी, लेकिन जो भी हो रही होगी वो इसकी रफ्तार तो बढ़ाई होगी। फोर्स घटने का क्या मतलब? फोर्स घटने का मतलब कि पहले तेजी से रफ्तार बढ़ा रहा था, फोर्स घट गया, इसका मतलब अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा जरूर, है ना। तो मेन कोर क्या है? मेन कोर ये है, मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो रफ्तार बढ़ता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन रफ्तार घटता है। जितना ज्यादा फोर्स होगा मोशन के डायरेक्शन में उतनी तेजी से रफ्तार बढ़ाएगा, जितना कम फोर्स होगा मोशन के डायरेक्शन में उतनी धीमी गति से उसकी रफ्तार बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा जरूर अगर मोशन के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन मेरा क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी भी डिस्टेंस b पर होता है, कितना डिस्टेंस पर? b डिस्टेंस पे होता है, तो इसकी रफ्तार क्या होगी? v की वैल्यू, ये v की वैल्यू बतानी है। मतलब फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल स्मॉल q आफ्टर रिलीज्ड। फाइंड आउट दी, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। फाइंड आउट दी स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल q, दिस चार्ज पार्टिकल का, इस चार्ज पार्टिकल का तुम्हारा स्पीड निकालनी है जब ये कितने डिस्टेंस पे हो? b डिस्टेंस पे हो, कितने से छोड़ा गया? a डिस्टेंस छोड़ा गया। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? सिंपल, एनर्जी कंजर्वेशन। सॉल्यूशन पार्ट में आ जाओ, सॉल्यूशन पार्ट में आओ। क्या यूज करेंगे यहां पर? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कैसे तुम पहचानोगे कि एनर्जी कंजर्वेशन होगा कि नहीं होगा। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मूले में देखो स्पीड आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, इसमें स्पीड आएगा ना। जब कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्पीड आए तुरंत ये फॉर्मूला यूज किया करो, एनर्जी कंजर्वेशन, खड़ाक आंसर आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है ना। मैं थोड़ा बहुत और आइडिया देता हूं, ध्यान से अगर तुम देखो तो इस चार्ज पार्टिकल बीच में हमेशा क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटी नहीं माननी यहाँ पर, हमेशा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो है तो कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा तो ध्यान से अगर तुम देखो सिस्टम की इनिशियल पोजीशन ये मान लो और फाइनली पोजीशन ये मान लो, है ना। तो एक पोजीशन ये हो गया जिसको हम क्या मानेंगे? इनिशियली यहां से छोड़ा गया, और जब ये किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी जब v थी, जब यहां पहुंचा तो एक सिस्टम ये हो गया। तो ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ध्यान से अगर आप देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसको तो छोड़ा ही गया था, रिलीज किया गया, तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई? 0। ये पहले से ही फिक्स था तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 0, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो 0 प्लस 0 सिस्टम की लिखनी है तो इसलिए दोनों का लिखना है काइनेटिक एनर्जी। फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दोनों के बीच में ही पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होती है, मैंने बताया था। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिंपली कितनी लिखोगे? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों चार्ज पार्टिकल का अगर लिखोगे तो इसका तो 0 हो गया, तो किसी फिक्स था, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ऑब्वियसली इसका मास m है, मास कितना है इसका? m, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इस पोजीशन पर? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में B। इसी को सॉल्व करते V की वैल्यू आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ mv स्क्वायर बेटा, K Q बाहर हो गया, उधर जाके कांस्टेंट में। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी मिली? K Q कैपिटल Q 1 अपॉन में 1 बाई A माइनस में 1 बाई B। अच्छा, V की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? V बराबर आ गया रूट में 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में M
1/a माइनस में 1/b, दिस इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो सिंपल हमने एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा याद रखिएगा, जहां भी स्पीड आए तो हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़े आसानी से और खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जल्दी आगे बढ़े भाई, इसको जल्दी से सॉल्व करो फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर हमारा 2 ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है ओरिजिन पर, जो कि अभी भी फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q, है ना। अब अगर बहुत अच्छे से देखो तो तुमसे ये कहा जा रहा है कि एक दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो इनफाइनाइट से किसी V0 स्पीड से फेंका जा रहा है। समझ आ रही बात? इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है, दोनों प्लस हैं, फेंका जाता है। अब अगर इसको फेंका जाता है किसकी तरफ, उस चार्ज पार्टिकल की तरफ, तो उस चार्ज पार्टिकल की तरफ फेंका जाएगा तो होगा क्या, बेसिकली सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है। अगर होगा क्या ये अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, है ना। फिजिक्स के क्वेश्चन अपने आप बनाए जाते हैं। तो ध्यान से अगर तुम देखो, ये चार्ज पार्टिकल अगर उसकी तरफ जाने लगेगा तो वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर वो इसको रिपेल करेगा तो रिपेल करने का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का वो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। मोशन का डायरेक्शन किधर है, इधर है। ध्यान से देखो तो फोर्स और मोशन का जो डायरेक्शन है, फोर्स और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये जो रफ्तार होगी चार्ज पार्टिकल की, वो चार्ज पार्टिकल की रफ्तार क्या होगी, कम होगी, है ना, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब था कि द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल Q डिक्रीजेस विथ टाइम, मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे वो पास जाता रहेगा वैसे इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। जितना ज्यादा पास जाएगा उतनी तेजी से इसकी रफ्तार कम होगी, क्योंकि फोर्स अपोजिट होने का मतलब क्या है, रफ्तार कम करना, वेलोसिटी कम करना। लेकिन जैसे जैसे पास जाएगा इस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब जो फोर्स जो वेलोसिटी की कम करने की जो रफ्तार है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना। तो इसका मतलब किसी टाइम पर इसकी रफ्तार 0 भी हो जाएगी, कहीं जाके रुक गया होगा। तो मान लेते वो जाके यहां रुक जाएगा। वो डिस्टेंस के बीच का कितना है, इनके बीच का सेपरेशन वो कितना होगा, मान लेते हैं वो r0 है ना। अच्छा, यहां जैसे रुकेगा क्या ये फोर्स लगाना बंद कर देगा क्या, तो आंसर है नहीं, ये फोर्स अभी भी लगा रहा होगा। और अगर फोर्स अभी भी लगा रहा होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, तुरंत बैक हो जाएगा। मतलब ये जब फेंका गया था तो ऐसे आ रहा है, इसकी रफ्तार कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, इसकी रफ्तार यहाँ पे आके 0 हो गई। जैसे इसकी रफ्तार 0 हो गई उसके बाद ये क्या चला, कहां चला गया, वापस लौट गया। अगर वापस लौट गया, ध्यान से अगर तुम देखो तो पहले इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हुआ, घटा, फिर घट के क्या हुआ, बढ़ा। तो सबसे कम सेपरेशन कितना हुआ, सबसे कम सेपरेशन वही हुआ जब इसकी रफ्तार 0 हुई थी, क्योंकि इसके बाद तो फिर बढ़ने लगा। ये घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, घट रहा था, सेपरेशन घट रहा था, फिर यहां तक घटा, यहां तक घटने के बाद उसके बाद फिर सेपरेशन के दोनों के बीच का बढ़ने लगा। इसका मतलब सबसे कम सेपरेशन दो चार्ज के पार्टिकल के बीच में कब होगा, जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन, जब उस वाले चार्ज पार्टिकल की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0। हमें यही निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। इस चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q और उस चार्ज पार्टिकल स्मॉल q के बीच का कम से कम सेपरेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। फिर से स्पीड आ गई, है ना। अब अगर फिर से स्पीड आ गई, फिर से अगर स्पीड आ गई तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो एनर्जी कंजर्वेशन करो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लग ही रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा ही। मैकेनिकल एनर्जी तो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसका है बेटा, दोनों चार्ज पार्टिकल का साथ का, मतलब सिस्टम का। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, जब ये इनफाइनाइट पोजीशन में था। फाइनल कब हो गई, जब वो मिनिमम सेपरेशन में पहुंचा। तो इनिशियल पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ mv नॉट स्क्वायर, इसकी कितनी है, तो फिक्स है तो 0 हो गया। तो कितना हो गया, 0 प्लस
हाफ mv0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनिशियली कितना है, इनफाइनाइट, तो कितना हो गया 0। अब आ जाते हैं फाइनल पे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रुक गया फाइनली, इसका तो 0 था ही पहले से ही, तो कितना हो गया 0 प्लस 0, बहुत ही अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी कितना फाइनली, इनके बीच का सेपरेशन R0, तो क्या लिखेगा के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में कितना बन गया R0। निकालना क्या था R0, R0 की वैल्यू निकाल दो बेटा। तो R0 इज इक्वल टू तुम्हारे पास मिला 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में mv0 का स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, कैलकुलेट करें जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करो, फिर आगे बढ़ता हूं, नया क्वेश्चन बनाता हूं, है ना। इरेज कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इसी पोटेंशियल एनर्जी में लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन ये कि मैं कहता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल जो है ये तो प्लस क्यू ही है, जो कि फिक्स्ड है ओरिजिन पर, है ना, ये फिक्स्ड है ओरिजिन पर। लेकिन जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो है माइनस क्यू चार्ज एम। ठीक, और माइनस क्यू चार्ज एम, और इसको इस डायरेक्शन में V0 रफ्तार से फेंका गया, है ना, इस डायरेक्शन में V0 रफ्तार से फेंका गया। तो अब जज करो क्या होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में V0 रफ्तार से फेंका गया तो प्लस क्यू माइनस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन बेटा मोशन के जस्ट ऑपोजिट। फोर्स का डायरेक्शन अगर मोशन के जस्ट ऑपोजिट हो गया तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इस रफ्तार को घटाएगा। रफ्तार घटाएगा मतलब ये रफ्तार घट रहा होगा, 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 घट रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब रफ्तार कितनी हो जाएगी 0। मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, 0 हो गई। तो मान लेते हैं किसी पोजीशन पे जाके इसकी रफ्तार क्या हो गई 0, यहां पर, है ना, इसकी रफ्तार क्या हो गई 0। और जब रफ्तार 0 हुई तो फोर्स तो लगना बंद हुआ नहीं। फोर्स लगना जब बंद हुआ नहीं तो फोर्स अभी भी लग रहा था, अगर फील्ड के बाहर नहीं गया है तो, मतलब फील्ड के बाहर चला जाएगा तो फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां लगा पाएगा, है ना। हमें यह मानना है कि चार्ज पार्टिकल इतनी रफ्तार से फेंका जाता है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रहे, है ना। तो वहां फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो फिर से खींचेगा, फिर से खींचेगा, ये चार्ज पार्टिकल वापस आएगा। इनके बीच का सेपरेशन घट रहा है, देखो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, जाके इससे लड़ जाएगा। तो ध्यान से अगर तुम सोचो तो क्या मैक्सिमम सेपरेशन दिखा तुमको? सबसे ज्यादा से ज्यादा इस चार्ज और इस चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन क्या हुआ जब इसकी रफ्तार 0 हो गई यहां पे जाकर। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ध्यान से अगर तुम देखो तो चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, यहां से यहां आया, उसके बाद फिर वापस लौटने लगा, तो फिर सेपरेशन कम होने लगा। सबसे ज्यादा सेपरेशन कब हुआ जब इसकी रफ्तार 0 हो गई। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि फाइंड आउट द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, लगेगा ऐसे ही, है ना। इसे होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, करना इसको इस टाइप से। फिर मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर ले और क्या लिखेंगे, मैक्सिमम रिक्वायर्ड मैक्सिमम सेपरेशन, रिक्वायर्ड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल के बीच का यहां पर मैक्सिमम मिलेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिनिमम मिला था, है ना। करे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आपका रहेगा प्रूव दैट, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिएगा, प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव
नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या लिखा? प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेसिकली क्या, दूसरे वर्ड में आपसे ये पूछेगा कि प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ डीवी अपॉन में डीएक्स के बराबर होता है। डीवी अपॉन डीएक्स कर लो या फिर डीवी अपॉन डी आर, एक ही बात है। आर क्या है? बेसिकली पोजीशन है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में डीवी अपॉन में डी आर। इसी को मैंने वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे लिख दिया है। क्या लिखा है? प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन से डिवाइड होना। तो पोजीशन से डिवाइड होना, अगर छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो छोटा सा पोटेंशियल, छोटा सा सेपरेशन भी लेंगे, छोटा सा पोजीशन भी लेंगे, वही छोटा सा पोजीशन डी आर है ये, है ना। तो इसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर भी लिख सकते थे। डेल्टा वी कब लिखेंगे? जब उनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होगा, लेकिन अगर बहुत कम डिफरेंस है तो डीवी ले लेंगे, बस यही फर्क है ना। तो ई बराबर माइनस में डीवी अपॉन में डी आर, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें भाई? है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है हमें। क्या आइडिया है? हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको समझाया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये आपका पॉइंट क्या हो जाता है? ये आपका पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये आपका पॉइंट कितना है? बी है। दो पॉइंट है। तो इस अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यहां से उठा के यहां तक लाया जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस में VB इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन टू मूविंग द चार्ज पार्टिकल B टू A अपॉन में जिस चार्ज पार्टिकल को हम ला रहे हैं Q नॉट, है ना, इस टाइप से। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज पार्टिकल। लेकिन वर्क डन कहां से कहां तक? जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लाया जा रहा है। तो हम B से A तक लेके आ रहे हैं, B से A तक लेके आ रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। तो अगेंस्ट द फील्ड अगर लेके आ रहे हैं तो W B से लेके A तक अपॉन में Q नॉट, वो चार्ज कौन सा होगा? जो नीचे होगा, जिस चार्ज पार्टिकल को हम ला रहे हैं। इस चार्ज पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो डेल्टा V बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज, इस टाइप से हुआ। तो अगर मैं ये कह रहा हूं इस चार्ज पार्टिकल के कारण यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा और यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा और यहां भी कुछ पोटेंशियल होगा। अच्छा, अगर इनके बीच का सेपरेशन अगर बहुत कम है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या बहुत कम होगा? अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी का सेपरेशन बहुत ही कम है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का सेपरेशन मान लेते हैं कितना है? डी आर है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम होगा। उसे हम क्या मान सकते हैं? डीवी। तो उसी को मैंने क्या लिखा? डीवी यहां लिखा। डेल्टा वी को हमने क्या लिख दिया? डीवी। एंड दिस डीवी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूविंग द चार्ज पार्टिकल बी टू ए। और ये वर्क डन क्या होगा? स्मॉल वर्क डन होगा, है ना। स्मॉल वर्क डन होगा तो क्या लिखोगे? डी डब्ल्यू बाय द एक्सटर्नल सोर्स अपॉन में कितना? क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हो, है ना। अगर ए और बी ज्यादा सेपरेशन का हुआ तो ज्यादा वर्क डन होगा, कम सेपरेशन का हुआ तो कम वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो डीवी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट। अच्छा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल को क्या लिखेंगे बेटा? लिख देंगे एफ एक्सटर्नल डॉट में डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही है, डॉट में डी आर अपॉन में कितना? क्यू नॉट। बहुत अच्छे से देखो तो एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पर वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम ला रहे हैं चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक, तो फोर्स का जो हम डायरेक्शन लगाएंगे वो किधर होगा? एक्सटर्नल फोर्स। और हमने बताया था चार्ज पार्टिकल को धीरे धीरे लेके आना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ताकि नेट फोर्स 0 रहे। और अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई। माइनस ऑफ एफ ई हो जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट में डी आर अपॉन में कितना हो जाएगा? क्यू नॉट। एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई।
तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे लग रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका चार्ज पार्टिकल और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में होगा E, इसको हम क्या लिखेंगे, Q नॉट इंटू में E वेक्टर, ऐसे लिखेंगे। तो Q नॉट इंटू में E वेक्टर जब रखेंगे तो Q नॉट कट जाएगा, तो dV की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी अल्टीमेटली, dV इज इक्वल टू माइनस में कितना आ जाएगा, E डॉट dr। बहुत ही अच्छे, डॉट डॉट प्रोडक्ट है, खोल दो तो कितना आ जाएगा cos थीटा, कितना आएगा cos थीटा। तो बताओ बेटा थीटा कितना है, थीटा तो 0 है, दिख रहा होगा कैसे, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन। यहां से अगर r नाप रहे हो, r का डायरेक्शन यहां से अगर नाप रहे हो, तो अगर r का डायरेक्शन यहां से नापोगे तो r का पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों का पोजीशन सेम है, तो सॉरी दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो dv बराबर कितना आने वाला है तुम्हारे पास, dv इज इक्वल टू ई माइनस में ई डी आर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ई बराबर क्या हो गया, ई बराबर हो गया डीवी अपॉन में डी आर। ई की वैल्यू क्या मिली तुम्हारे पास, ई बराबर माइनस में डीवी अपॉन में डी आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा अभी बताओ माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन है, जितना दूर तुम चलते चले जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू घटती चली जाएगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, तो ये बताता है। अच्छा हम और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सिंपली, बेटा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है dx अपॉन में dt। अच्छा वेलोसिटी को कभी कभी माइनस dx अपॉन में dt भी लिखा जाता है, दोनों ही केस होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये कब लिखा जाता है और ये कब लिखा जाता है। देखो पहला वाला केस ऊपर वाला, ये कब लिखा जाता है, जब मैं तुमसे ये बोलूं, पेश कर दूं यहां पर, जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि चार्ज अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका पोजीशन बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है, तो dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, और जा रहा है इधर राइट साइड डायरेक्शन, तो यक्स इसका बढ़ रहा है, यक्स बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो v बराबर dx अपॉन dt लिखेंगे, यहां वेलोसिटी आया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल लो चाहे कोई भी पार्टिकल लो, इस टाइप से आ रहा है ओरिजिन की तरफ, अगर ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो बताओ इसका यक्स क्या हो रहा है, पोजीशन घट रहा है, लेकिन अभी भी वेलोसिटी होगी ना, अभी भी इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और अगर अभी भी वेलोसिटी होगी तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर भी वेलोसिटी dx अपॉन में dt, यहां पर भी वेलोसिटी dx अपॉन में dt, लेकिन यहां जब लिखेंगे v बराबर dx अपॉन में dt तो प्लस dx अपॉन में dt, और यहां पे माइनस dx अपॉन में dt। क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम के साथ x बढ़ रहा है, यहां पर टाइम के साथ x घट रहा है, x घट रहा है, x बढ़ रहा है, तो ये बताता है माइनस प्लस घटने को बताता है ना। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, टाइम के साथ x घट रहा है, टाइम के साथ x घट रहा है, तो यहां पे माइनस साइन क्या बता रहा है, r के डायरेक्शन में वेलोसिटी, सॉरी r के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, r के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। ध्यान से देखो तो r का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो चाहे r का डायरेक्शन बोलो चाहे e का डायरेक्शन बोलो, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इतनी सी बात बोल रहा है ये, e बराबर माइनस डी अपॉन डी आर। ठीक है, थोड़ी सी और आगे मूव करते हैं। इसे अगर बहुत ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, ये एक और चीज बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व।
माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व। मतलब पोटेंशियल और पोजीशन के बीच में अगर कोई ग्राफ दिया जाए तो उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल के माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप निकालना ही होता है, क्लास 11 में पढ़ा है ना मोशन वाले चैप्टर में। तो इसका मतलब स्लोप हो गया, लेकिन स्लोप किसका, पोटेंशियल और पोजीशन के ग्राफ का। स्लोप ऑफ पोटेंशियल एंड पोजीशन ग्राफ विथ माइनस साइन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत अच्छी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q Q। दो चार्ज पार्टिकल, दोनों का पोजीशन डिफाइन कर रखा है। ये x1 पोजीशन पे है और ये x2 पोजीशन पे है, और ये आपका क्या है, ओरिजिन है मान लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है दो चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट द पॉइंट A एंड B एट डिस्टेंस, ये A और ये B एट डिस्टेंस x1 and x2, and also given that the graph between the potential and position, मतलब यहां पर फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड जो है, वो एक्सटर्नल फील्ड का ग्राफ दिया गया है। किसके किसके बीच का, पोजीशन x और v के बीच का, है ना। अच्छा, अब अगर पोजीशन x बोल दिया, इसका मतलब E की वैल्यू किसके बराबर होगी, E बराबर अब की बार माइनस में dv अपॉन में dx। क्योंकि अगर पोजीशन r मानते, वो तो हमारे ऊपर है, अगर r मानते तो माइनस dv अपॉन dr, x मानेंगे माइनस dv अपॉन dx, कुछ और मानेंगे तो माइनस dv अपॉन d कुछ और। वो ग्राफ तुम्हारा कुछ इस टाइप से, और ये भी बोल रखा है ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस x2 है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। फिर से क्वेश्चन समझाता हूं। बेटा एक्सटर्नल फील्ड है तो पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पर। आपको फील्ड दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड है, उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर दो चार्ज पार्टिकल रखे गए। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा ना। जरूरी है क्या कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, नहीं ना। तो अगर वो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का वेरिएशन का ग्राफ दिया है कि एक्स के साथ कैसे बदल रहा है, पहले बढ़ रहा है पोटेंशियल फिर घट रहा है। मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है इधर, पहले पोटेंशियल बढ़ता है फिर उसके बाद घटता है। पोटेंशियल दे रखा है तुमको, है ना, वो ग्राफ के फॉर्म में दे रखा है कि x1 डिस्टेंस यहां है, x2 डिस्टेंस यहां है। कहने का मतलब पीक के पहले x1 डिस्टेंस पड़ेगा, मतलब जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे इनके और इनके बीच में पोटेंशियल मैक्सिमम कहीं होगा, है ना। पीक के पहले x1 डिस्टेंस, पीक के बाद x2 डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ A पॉइंट पे रखा है, B पॉइंट पे रखा है, जिसका पोजीशन x1 और x2 है। बताना ये है कि अगर ये फील्ड के अंदर रखा है तो इन दोनों पे फोर्स लग रहा होगा ना। फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, ये बताना है दोनों पर, है ना। मैं इसको खुद सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। जहां जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा है, अगर वहां का स्लोप अगर हमें पता चल जाए, Vx कर्व का स्लोप, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करो। ध्यान से अगर तुम देखो फॉर x1 पोजीशन, अगर x1 पोजीशन की अगर तुम बात करोगे इस पोजीशन पर, यहां पर Vx का स्लोप कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, मतलब छोटा एंगल बनाया वो भी एंटी क्लॉकवाइज। छोटा एंगल हमेशा देखा जाता है और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है और क्लॉकवाइज कैसा एंगल होता है, निगेटिव। फिर से दोबारा बोल रहा हूं,
स्लोप देखने के लिए हमेशा क्या बनाए, उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाकर छोटा वाला एंगल देखें, और छोटा वाले एंगल में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखें। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल। तो ध्यान से अगर आप देखें, ये एंगल बनाया छोटा एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया इस टाइप से। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया तो स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी नेगेटिव, और स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब ई की वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस स्लोप, जो भी स्लोप आ रहा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब इस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर F1। समझ आई बात, मतलब इस चार्ज पार्टिकल लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ तो x2 पोजीशन पे है, और x2 पोजीशन पे यहां स्लोप बनाओ। x2 पोजीशन पे स्लोप बनाओगे तो छोटा एंगल तुम्हारा ये मिला, छोटा एंगल अगर ये मिला तो कैसा बन रहा है, ये क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो फॉर x2 पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप मिला, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम, मीन्स फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता। अगर ये माइनस होता तो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इस पर फोर्स इधर लगा, इस पर फोर्स इधर लगा, ये इधर भागेगा, वो उधर भागेगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ता हूं। जैसे अगर आप देखें ध्यान से तो E बराबर कितना दे रखा है आपको, E बराबर माइनस में dV अपॉन में dr दे रखा है। इसी को थोड़ा सा और सुधारो। dV बराबर कितना हो गया, dV बराबर माइनस में E dr हो गया। अच्छा, dV बराबर माइनस में E dr हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस। V1 से लेके V2 तक, V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, ये आएगा। ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा था, इसके पहले भी तो पढ़ाया था हमने, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखो तो हमने ये चीज थोड़ा बहुत पढ़ाया है आपको। अब वो क्या था, मैंने बताया था, डायरेक्ट आपको बताया था, V इनिशियल माइनस में V फाइनल इज इक्वल टू E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। फिर से बोल रहा हूं, V इनिशियल माइनस में V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ये पढ़ाया था ना, कहां से कहां तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे ये रहेंगे कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे कि तो पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो हमेशा 0 डिग्री लेकर मान के चलेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V इनिशियल माइनस में V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dr इनिशियल से लेके फाइनल। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, एरिया अंडर दी ER कर्व। तो कई टाइप से चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे, है। देखो, इसी फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया। क्या चीज, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr को मैंने E dr लिख दिया, क्योंकि एंगल 0 मानना है। और इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का एरिया निकालना, किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच का ग्राफ दिया है तो तुमसे पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। अगर पोटेंशियल और पोजीशन का ग्राफ दिया है तो तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, स्लोप निकलवा कर। तो चाहे जैसा क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन का सॉल्व करना आना चाहिए, मेन मुद्दा ये है ना। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन इसी पे देखो, कैसे ग्राफ वाला क्वेश्चन फिर से आएगा। मान लो, क्या कर लो, मान लो
मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोजीशन, ये पोजीशन है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोजीशन के बीच में ग्राफ दे रखा है आपको कुछ इस टाइप का, सही है। जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, कांस्टेंट। ये डिस्टेंस भी ले लो 4 मीटर, ठीक है। और फिर डिक्रीज होने लगा, डिक्रीज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। कितने पर, 5 मीटर पे। तो 0 से x बराबर 0 मीटर से लेके 4 मीटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रही, उसके बाद क्या हो गई, डिक्रीज होते हुए डिक्रीज होकर 5 मीटर पे 0 हो गई। तो इसकी वैल्यू जो थी कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू थी कितनी, 10 वोल्ट पर मीटर मान लेते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी, 10 वोल्ट पर मीटर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि इफ पोटेंशियल एट 0,0 मतलब ओरिजिन is 2 volt, then find out potential at 5,0 मतलब 5 मीटर पे, एक्स एक्सिस के 5 मीटर पे। तो ये ई और एक्स के बीच का ग्राफ है, ई और एक्स के बीच का ग्राफ, मतलब आर की जगह पे क्या ले लिया गया, एक्स ले लिया गया। ठीक, सॉल्व करूं मैं, समझिए बात। तो यहां पे x लिया गया, इसका मतलब ये कि v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e dx, इनिशियल से लेके फाइनल तक। मतलब ये क्या है, एरिया है, एरिया अंडर किसके किसके बीच का, ई एक्स कर्व। कहां से कहां तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक आपको एरिया निकालना। अगर एरिया निकाल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो ये एरिया बेसिकली 0 से लेकर 5 मीटर, 5 मीटर पे निकालना है पोटेंशियल। ये फाइनल पॉइंट हो गया 5 मीटर, और 0 पर पोटेंशियल दिया हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, है ना। 0 पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ बेटा, 2 वोल्ट। 5 मीटर फाइनल पोजीशन पे कितना दिया पूछ रहा है, इज इक्वल टू, मान लेते हैं बी है, इज इक्वल टू एरिया। एरिया इनिशियल से लेकर फाइनल तक एरिया अगर इसका निकालोगे तुम, तो एरिया कैसे निकालोगे, ये क्या बन गया तुम्हारा, ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम बना तो इसका क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम, ये साइड कितना बना 4, ये साइड कितना बना 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। सम ऑफ पैरेलल साइड 4 प्लस 5 इंटू में हाइट, हाइट कितना है 10। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये 10 हो गया। तो 5 4 कितना हो गया, ये 2 से इसको काट दो चाहो तो 5 आ गया, 45 बचा। तो 2 माइनस वी इज इक्वल टू कितना 45, और वी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, माइनस में 43 वोल्ट। मतलब 5,0 पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कितना होगा वहां का, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा वहां का, पोटेंशियल होगा माइनस 43 वोल्ट, है ना। तो इस टाइप से ग्राफ का क्वेश्चन, तो एक टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या करा, ईएक्स कर्व का क्वेश्चन करा दिया आपको, एक टाइप का क्वेश्चन मैंने वीएक्स कर्व का करा दिया। और कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, है ना। पॉज करके जल्दी से उतारिए, मैं आगे बढ़ूंगा। पॉज करके जल्दी से उतारिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूं। टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके बारे में बताऊं फिर आगे बढ़ता हूं। टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जो आप पढ़ते हैं उसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, है ना।
जैसे इंटीग्रेशन मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटीग्रेशन। गोला लगा दिया, पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सिर्फ इंटीग्रेशन है, मतलब किसी पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब वो लूप नहीं है जिसके लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है ना। तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पर इसका टोटल, ये हमारा टोटल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। ये जो भी फिगर के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है या जो भी चीज के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट एक ही है, मतलब पता ही नहीं है इनिशियल फाइनल पॉइंट आपको, है ना। तो ये चीज होता है। इसी टाइप से दो टाइप का डिफरेंशिएशन होता है, एक होता है टोटल डिफरेंशिएशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, टोटल डिफरेंशिएशन जो इतने देर से आप पढ़ रहे थे उसको ऐसे ही लिखते हैं, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। लेकिन या ऐसे लिखो, मान लो कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है fx, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी वैल्यू कितनी है, बस वही fx है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे लिखोगे, d dx ऑफ fx। ये क्या हो गया आपका टोटल डिफरेंशिएशन। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या का मतलब क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है, जब कोई भी फंक्शन एक वेरिएबल का ना हो। अगर कोई फंक्शन एक वेरिएबल का ना हो, मान लेते हैं वो दो वेरिएबल का है, x और y। जैसे सिंपल सा मतलब ये है कि मान लेते हैं ये z बराबर f x y और इसकी वैल्यू कितनी है, फंक्शन किसका है, x और y का है। मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर y भी वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है। मतलब z किस पे डिपेंड करता है, z x पे भी डिपेंड करता है, z y पे भी डिपेंड करता है। मतलब z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों। तब इस केस में टोटल डिफरेंशिएशन काम नहीं करती, क्योंकि टोटल डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं या तो x के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करेंगे या तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ तो दो वेरिएबल आ गए, हम दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते हैं, है ना। दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना हम नहीं जानते, दो अलग अलग वेरिएबल हुए तो दो अगर अलग अलग वेरिएबल हो तो उनका डिफरेंशिएशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन उसका भी एक तोड़ है, उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दूं मैं। रिप्रेजेंट किया जाता है डेवा। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, डेवा x ऑफ z, उसको पढ़ते हैं डेवा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। आप डी भी पढ़ सकते हैं, सिंपली कोई खास बात नहीं है, लेकिन पढ़ा जाता है डेवा x ऑफ z, या फिर डेवा x ऑफ, यही जो लिखा हुआ है f ऑफ x, y। इस डेवा का क्या मतलब है, इस डेवा का मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो सिर्फ x को वेरिएबल माना जाएगा और उसके बाकी सबको कांस्टेंट माना जाएगा। इस डेवा का मतलब ये है, सिंपल चीज है, कोई खास बात नहीं है। अगर आप टोटल डिफरेंशिएशन यहां लगाते हैं तो आप कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप कर लेंगे उसको। बशर्ते मानना क्या है, मानना यह है कि x के अलावा, अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के अलावा कोई भी वेरिएबल आएगा उसको आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, है ना, उसको कांस्टेंट मानते हुए चला जाएगा। मतलब यहां पे सीधा मैं लिख दे रहा हूं कि x के अलावा कोई भी वेरिएबल मिलेगा, कोई भी वेरिएबल मिलेगा, उन्हें हम कांस्टेंट मानेंगे। उन्हें हम कैसा मानेंगे, कांस्टेंट समझेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। जैसे सिंपल सा इसी को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब बेटा अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y को कांस्टेंट मानेंगे। y को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या लिखोगे बेटा, डेवा z ऑफ डेवा x इज इक्वल टू डेवा x स्क्वायर अपॉन में डेवा x प्लस में डेवा y अपॉन में डेवा x। डेवा x ऑफ z, डेवा x ऑफ x स्क्वायर, डेवा x ऑफ y, है ना। थोड़ा विचित्र लगता है बोलने में, तो खैर, तो ध्यान से अगर आप देखें तो y क्या हो गया, y कांस्टेंट हो गया, y कांस्टेंट हो गया, तो डेवा z ऑफ
डेवा जेड बाय डेवा एक्स, सीधा ऐसे बोलो, इज इक्वल टू कितना हो गया इसको, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, और ये कांस्टेंट था तो 0, तो डेवा जेड बाय डेवा एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, इज इक्वल टू 2x, है ना। लेकिन इसी को अगर y के रिस्पेक्ट में करना हो तो डेवा जेड बाय डेवा एक्स, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करना हो तो डेवा जेड बाय डेवा y, तो क्या लिखोगे, डेवा एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, प्लस डेवा y ऑफ डेवा y। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसके अलावा जो रहेंगे वो कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अगर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया 0, प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1, मतलब डेवा जेड बाय डेवा y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यही खूबसूरती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की। बस इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं जानना कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब x के अलावा जो भी मिलेगा सबको कांस्टेंट मानना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो y के अलावा जो भी मिल रहा है उसको कांस्टेंट मानना है। z के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है अगर किसी फंक्शन को, तो z को वेरिएबल मानना, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। इसका मतलब ये कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तभी तो ऐसा बोला जा रहा है। नहीं तो अगर कोई भी फंक्शन एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता तो टोटल डिफरेंशिएशन से ही काम चल जाता। चाहे ये करो चाहे ये करो, एक ही बात है ना, है ना। तो ये चीजें हैं। तो खैर जरूरत पड़ी आगे इसलिए ऐसा सिखाया गया। इसको जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो कि अभी हमने क्या पढ़ा कि E बराबर माइनस में डीवी अपॉन में dr। अगर dv अपॉन में dr लिखा गया है इसका मतलब पोटेंशियल r का फंक्शन है। सही बात है, पोटेंशियल r का फंक्शन है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल है, ये अगर आपका चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है। इसी एक्स एक्सिस पे मैंने r माना था, यही तो r मानते थे, तो यहाँ पे r माना था, तो किसी भी r पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू v बराबर KQ बाई r ही आने वाली थी ना, तो वो पोटेंशियल r का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब पोटेंशियल r का फंक्शन है। पोटेंशियल किसका फंक्शन है, r का। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उसे x मानता तो पोटेंशियल x का फंक्शन है, पोटेंशियल x का फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आती, x के डायरेक्शन में आती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस में dv अपॉन में क्या dx, माइनस में dv अपॉन में dx। लेकिन अगर इसे ऐसा ना लिख के अगर ऐसा लिखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे ऐसा ना लिख के इसे ऐसा लिखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी इस चार्ज पार्टिकल के कारण मैं खाली एक्स एक्सिस पे देख रहा था ना, अगर वाई एक्सिस पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन क्या लिखेगा, माइनस ऑफ डीवी अपॉन में डी वाई, और जेड डायरेक्शन में क्या लिखेगा, माइनस ऑफ डीवी अपॉन में डी जेड, है ना। और अगर किसी पी पॉइंट पर जहां का कोऑर्डिनेट कितना हो, एक्स वाई जेड हो, जहां का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो, तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक्स कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में आएगा और जेड डायरेक्शन में आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और जेड डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उन तीनों का नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो नेट डायरेक्शन में आएगा। और जो नेट डायरेक्शन में आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगा, है ना। तो इसीलिए पोटेंशियल की अगर हम बात करें स्पेस में, अगर स्पेस में बात करें पोटेंशियल की, तो स्पेस में बात करेंगे तो पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, पोटेंशियल फंक्शन होगा बेटा आपका, पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों। अगर ओनली एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो पोटेंशियल किसका, एक्स एक्सिस का फंक्शन। ओनली वाई एक्सिस पर पोटेंशियल वाई एक्सिस का फंक्शन। ओनली जेड एक्सिस पर पोटेंशियल जेड एक्सिस का फंक्शन। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट बात करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आ जाएगा। अगर उसका पॉइंट अगर एक्स वाई जेड आ जाएगा तो वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो जाएगा। अगर तीनों का फंक्शन हो जाएगा तो पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों के तरीके से बदलने लगेगा। अगर तीनों तरीके से बदलने लगेगा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है। और अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ डेवा वी अपॉन डेवा एक्स। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ डेवा वी अपॉन में डेवा जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन में कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ डेवा वी अपॉन में डेवा, सॉरी जेड नहीं यहाँ पे वाई।
और यहाँ पे डेवा वी अपॉन में डेवा जेड। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड कंपोनेंट। लेकिन अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन के कैप। ऐसे ही तो लिखते हैं। आर वेक्टर लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं, आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड इज द कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ई एक्स ई वाई ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, तो नेट ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, नेट ऐसे लिखा जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा जाएगा। तो ई बराबर और से आगे लिख दो माइनस ऑफ डेवा वी अपॉन में डेवा एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेवा वी अपॉन में डेवा वाई जे कैप, माइनस ऑफ डेवा वी अपॉन में डेवा जेड के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। ऐसे किताबों में लिखा रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये थोड़ा सा तुम्हारा क्या है, एक्स्ट्रा है, लेकिन काम का है, पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो इसी यहां से ही लगेगा, मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा उसका, है ना। तो बचेंगे नहीं आप आपको ये समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, है ना। है हायर लेवल का ही है थोड़ा बहुत, लेकिन समझ में आए तो कोई बुराई नहीं है, एनसीईआरटी का ही है ये, एनसीईआरटी से बाहर नहीं बता रहा हूं मैं, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से लिखा जाता है भाई साहब, ये बातें तो समझ में आ गई, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो एक तो, इफ potential due to charge particle at a point in space is, दे रखा है आपको, v is equal to 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड, है ना। 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएं, पूछ रहा है। क्या यूज करेंगे, यही फॉर्मूला जो लिखा हूं मैं। तो सोच के देखो भी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन। देखो वो एक्स के हिसाब से बदल रहा है, वाई के हिसाब से बदल रहा है, जेड के हिसाब से, तीनों के हिसाब से बदल रहा है। अच्छा, अब अगर एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन हो गया, इसका मतलब पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको वेक्टोरली जोड़ेंगे। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस में बेटा डेवा वी अपॉन में डेवा एक्स, है ना। चलो, मतलब वाई और जेड को वहां पे कांस्टेंट मानना है। ये कांस्टेंट तो पहले जीरो हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 5 तो कांस्टेंट था, 5 2 10, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास मिल गई माइनस में 10, x भी मिलेगा साथ में, माइनस में 10x। अच्छा, माइनस में 10x मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस में डेल वी अपॉन में डेल वाई। इसका मतलब ये माइनस पहले लगा दो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, सॉरी डिफरेंशिएट होगा। y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ये गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना -2, है ना। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहां बचेगा माइनस में 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया +2, तो +2 लिख दिया। वोल्ट पर मीटर, ये भी वोल्ट पर मीटर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन माइनस ऑफ डेल वी अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू, माइनस पहले लगा दो, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये कांस्टेंट बचा, ये इसका करोगे तो 1 आएगा, तो कितना बना 1, मतलब -1 वोल्ट पर मीटर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें जो मिलेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या मिलेगा, इसको वेक्टोरली बेटा जोड़ दो। वेक्टोरली आप जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और जब जोड़ेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स की वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 10x, फिर प्लस में 2 ये आई कैप, प्लस में 2 जे कैप, माइनस में 1 के कैप, इतना वोल्ट पर मीटर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। लेकिन पूछा क्या बेटा, मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करें, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में 10x का होल माइनस 10x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, ऐसे तो निकालते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100x स्क्वायर प्लस में कितना 5। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आंसर है नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग एक्स पे अलग अलग ही आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये क्वेश्चन और बन सकता था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बोलेगा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0,0, मतलब 0,0,0 मतलब x बराबर 0 बताना है, y बराबर 0 बताना है, z बराबर 0 बताना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद x बराबर 0 रखते तो कितना था √5, तो आंसर कितना √5 वोल्ट पर मीटर। और अगर ऐसे पूछता 5,2,3, तो वहां y z तो है ही नहीं, तो y और z का कोई भी वैल्यू ले लोगे हमेशा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन किस पे फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू x पे फर्क पड़ता है। x की वैल्यू अगर बदलना चला जाएगा यहाँ पर, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती चली जाएगी। मतलब चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर इस टाइप से, है ना। कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर